नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से, और यह अच्छी खबर युद्ध के मैदान से आई है। ईरान और इजराइल के जंग के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। ईरान ने वहां फंसे 1000 भारतीय छात्रों को और नागरिकों को अपना एयर स्पेस देने का फैसला किया है, एयर स्पेस खोलने का फैसला किया है, और अपने 3 प्लेन्स भी दिए हैं जिनके जरिए भारतीयों को और भारत के छात्र छात्राओं को हिंदुस्तान पहुंचाया जाएगा। जंग के मैदान से दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ऐलान किया कि फिलहाल वो ईरान इजराइल के जंग में नहीं कूदेगा। डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में यह तय करेंगे कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या उससे पहले ईरान से बातचीत की पेशकश की जाएगी। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फिर कहा कि वो ईरान को एटमी ताकत कभी नहीं बनने देंगे और उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज ईरान और इजराइल की तरफ से अटैक और काउंटर अटैक हुए। मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने इजराइल के कितने ठिकानों को टारगेट किया, कितना नुकसान किया, और इजराइल ने ईरान के किन टारगेट्स पर बम बरसाए। ईरान की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से, जो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर है। ईरान ने भारत के लिए बहुत बड़ा फैसला किया है। ईरान की सरकार ने अपने यहां फंसे भारतीय लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए अपना एयर स्पेस एक्सक्लूसिवली भारत के लिए खोलने का फैसला किया है। ईरान के स्पेशल जेस्चर के बाद अगले 3 दिन में 1000 भारतीय नागरिक ईरान से सुरक्षित स्वदेश वापस लौट सकेंगे। ईरान की महान एयरलाइंस इन लोगों को चार्टर फ्लाइट से सीधे ईरान से भारत पहुंचाएगी। पहली चार्टर फ्लाइट आज रात उत्तरी ईरान के मशाद शहर से दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद शनिवार और रविवार को भी 2 चार्टर फ्लाइट्स मशाद से भारतीय नागरिकों लेकर दिल्ली आएंगी। इन 3 फ्लाइट से 1000 स्टूडेंट्स ईरान से भारत वापस लौट आएंगे। इनमें ज्यादातर कश्मीरी छात्र हैं जो ईरान में पढ़ाई कर रहे थे। ईरान की उर्मिया यूनिवर्सिटी और तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को पहले सड़क के रास्ते उत्तरी ईरान के कूम शहर में ले जाया जाएगा। वहां से 100 स्टूडेंट कल आर्मेनिया के रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे। अब ईरान ने स्पेशली भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है, तो ईरान से डायरेक्ट फ्लाइट्स दिल्ली आएंगी। इससे ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स और दूसरे भारतीय नागरिकों के लिए स्वदेश लौट आना आसान हो जाएगा। भारत में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जावेद हुसैनी ने बताया, इजराइल के हमलों की वजह से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है, लेकिन भारत के लिए खास तौर पर एयर स्पेस खोलने की छूट दी गई है। जावेद हुसैनी ने कहा कि पहली 3 फ्लाइट्स के बाद आने वाले दिनों में कुछ और चार्टर फ्लाइट्स को भी डायरेक्ट ईरान से भारत आने की परमिशन मिल सकती है। Since that starting of these military attacks ईरान पर मिलिट्री अटैक शुरू होने के बाद से हम दूसरे देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जब तेहरान में भारतीय छात्रों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, तो तेहरान में भारतीय दूतावास के भारतीय नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। हमने तभी से उनकी मदद करनी शुरू कर दी थी। शुरू में हमने उनसे कहा कि हम उनको सड़क के रास्ते जाने के लिए सुरक्षा देने को तैयार हैं, ताकि वो तीसरे देश के रास्ते स्वदेश वापस आ सके। क्योंकि सुरक्षा कारणों से ईरान का एयर स्पेस बंद है, तब भारतीय नागरिक तेहरान से कुम गए और कुम से आर्मेनिया और वहां से भारत वापस आए। वहां बचे बाकी लोगों में से जो भी वापस आना चाहते हैं, भारत का दूतावास उनके संपर्क में है और उनको सुविधाएं मुहैया करा रहा है। तो हमने बाकी बचे लोगों की वापसी में पूरी मदद देने का प्रस्ताव रखा। इसी के बाद ईरान की सरकार ने भारत को बताया कि वो भारत के लिए अपना एयर स्पेस कुछ समय के लिए खोल रही है, ताकि कुछ चार्टर फ्लाइट से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा सके। पहली फ्लाइट आज रात दिल्ली पहुंच जाएगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल और रविवार के दिन 2 और फ्लाइट्स भारतीयों को लेकर वहां से यहां पहुंचेंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ और फ्लाइट्स भी आएंगी। ईरान में लगभग 6000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें से आधे स्टूडेंट्स हैं। ईरान में फंसे स्टूडेंट्स में
एक बड़ी तादाद कश्मीरी स्टूडेंट्स की है। पिछले शुक्रवार को ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद से भारत के स्टूडेंट्स की जान अधर में फंसी हुई थी। इन सबको निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। पहले भारतीय छात्रों को सड़क के रास्ते से तेहरान से कुम और मशाद शहरों तक ले जाया गया। फिर स्टूडेंट्स के एक जत्थे को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से बाय एयर भारत लाया गया। आर्मेनिया के अलावा भारत ईरान के एक और पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान के रास्ते भी भारतीय नागरिकों को वापस लाने का इंतजाम कर रहा है। आज रात तुर्कमेनिस्तान से एक फ्लाइट भारत के स्टूडेंट्स को लेकर दिल्ली पहुंचेगी। ईरान से पहले बैच में जो 110 स्टूडेंट्स भारत लौटे हैं, उनमें 94 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो ईरान के उर्मिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए सब सरकार का बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये सब जो भी है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से है। डर सा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, बॉर्डर, एक बॉर्डर का एरिया, दूसरा मुल्क, पता नहीं कैसे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब जो रेजिडेंसी परमिट है वो एक्सपायर हो गया था। उस चीज़ का डर कि इनको जाने देंगे, कुछ बच्चे रह तो नहीं जाएंगे, हम सब चले जाएंगे ना कभी खाना, किसी वक्त कुछ मतलब ऐसे लॉस ऑफ वर्ड्स, माँ बाप का प्यार, वो सब मतलब माँ बाप का रोना बहुत अजाब कर रहा था दिमाग को। और ऑलरेडी वी वर देयर लाइक व्हेन इट स्टार्टेड, तो वी वर स्कैर्ड। लाइक मतलब एक बार जब मतलब मिसाइल हमारे डोम के ऊपर से गई थी तो हमारी जो खिड़की थी रूम की वो बहुत गंदे तरीके से खटकी और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। लगा नहीं था कि मतलब ऐसा जल्दी हो पाएगा। सो व्हाटएवर दे डिड, हाउएवर दे डिड इट वेरी ग्रेट, सो थैंकफुल टू देम। पहले हम उर्मिया, जो हमारे सिटी है उसका नाम उर्मिया है, वहाँ से हमें आर्मीनियन बॉर्डर तक गया है और हमें इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर साथ थे। और वहाँ से जब हमने क्रॉस किया ईरान बॉर्डर, यानी ईरान क्रॉस किया, हम जब एंटर हुए आर्मीनिया में तो वहाँ भी हमें इंडियन ऑफिसर्स इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ से भी वो साथ थे और बराबर यानी कैपिटल ऑफ आर्मीनिया तक वो आए हमें इवन के। और दूसरे दिन जब फ्लाइट थी वहाँ से हमें दोहा से फिर दिल्ली थी, तो हर टाइम हमें इंडियन ऑफिसर्स साथ थे। दिल्ली तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई। ईरान चलती जंग के बीच अपना स्पेस भारत के लिए खोल दे, ये भारत की डिप्लोमेसी की ताकत का बड़ा सबूत है। युद्ध के मैदान से ये खबर किसी को भी हैरान करेगी कि ईरान ने न सिर्फ एयर स्पेस खोला बल्कि इंडियन स्टूडेंट्स को वापस पहुंचाने के लिए अपने प्लेन भी दिए। ईरान का ये जेस्चर जवाब है उन लोगों को जो कहते थे कि मोदी की नेतन्याहू से दोस्ती की वजह से ईरान भारत से नाराज है। अब ये साबित हो गया कि ईरान न सिर्फ भारत का दोस्त है बल्कि भारत के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाने को भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि है, ये भारत के तिरंगे का कमाल है। इससे पहले भी जब भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे तो मोदी ने ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात करके थोड़ी देर के लिए वॉर रुकवाई थी, भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज दिलवाया था। और मुझे याद है उस समय तो पाकिस्तान के छात्र भी भारत का तिरंगा लहराते हुए बाहर निकले थे। इस बीच जंग के 8वें दिन आज इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया। आज इजराइल के 60 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स ने राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में बमबारी की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया उसके अटैक में ईरान की 35 से ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च की गई और स्टोरेज साइट्स को तबाह कर दिया गया। इजराइल के निशाने पर ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर थे। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े ठिकानों पर भी बमबारी की। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्ट सेंटर IRIB ने बताया कि इजराइल के विमानों ने उत्तरी ईरान में एक और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसाए। ईरान ने यह भी माना कि इजराइल ने उसके SPND हेडक्वार्टर पर हमला किया है जो उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि इजराइल ने आज उत्तरी ईरान के रश्त शहर पर भी बमबारी की। युद्ध के दौरान ये पहली बार है जब इजराइल ने रश्त को निशाना बनाया। रश्त में इजराइल ने ईरान के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बमबारी की। इसके अलावा आज इजराइल ने
ईरान की राजधानी तेहरान में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया। इजराइल ने तेहरान के गीशा स्ट्रीट इलाके में ड्रोन से एक इमारत पर हमला किया। कहा जा रहा है कि इस ड्रोन हमले के निशान पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अभी ईरान के बहुत सारे ठिकाने उसके टारगेट पर हैं और ईरान पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे। אנחנו ביומו השביעי של המבצע, זה שבוע מאז שהתחלנו אותו. हमारा ऑपरेशन शुरू हुए एक हफ्ते बीत चुके हैं। हम पूरे क्षेत्र में अपना हवाई नियंत्रण मजबूत कर रहे हैं और अपने हमले तेज कर रहे हैं। तेहरान में, पश्चिमी ईरान में और दूसरे हिस्सों में अभी हमारे निशाने पर कई ठिकाने हैं। वायुसेना के विमानों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े चुनिंदा ठिकानों पर बमबारी की है। उन ठिकानों को तबाह किया है जहां मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बनाया जा रहा था। इन ठिकानों में ईरान के रक्षा मंत्रालय के सैन्य उद्योग के अड्डे शामिल हैं। इसके अलावा हमने सफानत इमारत पर भी बमबारी की है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी थी। इस जगह का इस्तेमाल युद्ध की उन्नत क्षमताओं के विकास के लिए किया जा रहा था। अब मैं आपको ईरान की बात बताता हूं। ईरान ने दावा किया कि इजराइल 8 दिनों के अटैक के बाद भी उसकी न्यूक्लियर एसेट्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के एक्स कमांडर मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान को मार्च में ही पता चल गया था कि जंग होगी, इजराइल उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा, इसीलिए ईरान ने पहले ही अपने सारे न्यूक्लियर एसेट्स को सेफ लोकेशन पर पहुंचा दिया था और वो पूरी तरह से महफूज हैं। इस बमबारी के जवाब में आज ईरान ने भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल से हमला किया। ईरान ने नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न इजराइल को टारगेट करके मिसाइल अटैक किए। ईरान की मिसाइल तेल अवीव, रमत गन, तमर, जफा और रोशपेना शहरों पर गिरी। यहां इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। आज ईरान की एक मिसाइल साउथ इजराइल के बीर शेवा शहर पर गिरी, जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गई, गाड़ियों में आग लग गई। इस मिसाइल के टुकड़े शहर के कई इलाकों में जाकर गिरे। ईरानी मिसाइल अटैक की धमक बीर शेबा में दूर दूर तक सुनाई दी। पिछले 8 दिनों के दौरान ईरान इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइल्स दाग चुका है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। ईरान के हमले की वजह से राजधानी तेल अवीव के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हाइफा शहर में गैस सप्लाई प्लांट, रिफाइनरी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने ईरान की मिसाइल से हुई तबाही की रिपोर्टिंग पर सेंसरशिप लगा दी है। इजराइल के मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी बेन गुविर ने सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत को चिट्ठी लिखकर कहा कि कुछ विदेशी मीडिया ईरान के हमलों की भयावह तस्वीरें ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इनकी जांच की जाए और विदेशी मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग से रोका जाए। चूंकि ईरान इजराइल पर लगातार मिसाइल्स फायर कर रहा है और एयर रेड के सायरन करीब करीब सारा दिन बजते हैं, इस वजह से इजराइल के हजारों नागरिकों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहना पड़ रहा है। बहुत से इजरायली नागरिक तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रात बिता रहे हैं। सरकार की तरफ से मेट्रो स्टेशन पर उनके रहने का इंतजाम किया गया है। चूंकि इजराइल लगातार ईरान के एटमी ठिकानों पर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर रहा है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट कर रहा है, इसलिए ईरान ने भी इजराइल के बड़े न्यूक्लियर और डिफेंस रिसर्च सेंटर वाइजमैन इंस्टीट्यूट पर हमला किया है। ईरान के हमले में वाइजमैन इंस्टीट्यूट की 50 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 3 इमारतें तो पूरी तरह से तबाह हो गई। इस इंस्टीट्यूट में इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम और नए नए वेपन्स डेवलप करने पर रिसर्च होती थी। अब इस इंस्टीट्यूट के 40 रिसर्च ग्रुप्स ने काम करना बंद कर दिया है। वाइजमैन इंस्टीट्यूट के प्रवक्ता ने बताया कि जो इमारतें ईरान के अटैक से तबाह हुई हैं, उनको फिर से खड़ा करने में 3 से 4 साल लग जाएंगे और जो रिसर्च इस बमबारी से रुकी है,
उसको दोबारा शुरू करने में 1 साल का वक्त कम से कम लगेगा। So all in all, 2 buildings were direct. कुल मिलाकर 2 इमारतों पर सीधा हमला हुआ था और उनको काफी नुकसान पहुंचा। मैं कहना चाहूंगा कि वाई जमान इंस्टीट्यूट की लगभग 50 इमारतों को किसी न किसी तरह का नुकसान हुआ है, लेकिन इन 50 इमारतों में से केवल 3 और उसमें से भी 2 इमारतों पर सीधा अटैक हुआ था और उनको भारी क्षति पहुंची है। अभी हमारे कम से कम 40 रिसर्च ग्रुप हैं जिनकी लैब्स और ऑफिस और रिसर्च स्पेस बर्बाद हो गई और इन रिसर्च ग्रुप्स के लिए हम अभी वैकल्पिक ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। These are the research groups that were. इजराइल ने निशाना बनाकर ईरान के उन साइंटिस्ट को मारा है जो न्यूक्लियर बम बना सकते थे, जो न्यूक्लियर आर्म्स के प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। आज तेहरान में ऐसे एक और साइंटिस्ट को मार दिया गया। इजराइल की पहली प्रायोरिटी यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत दूर चला जाए, कई साल पीछे हो जाए। इजराइल की दूसरी प्राथमिकता है ईरानी फौज की टॉप लाइन को तबाह करना, और वो 2 बार ऐसा कर चुका है। आज फिर इजराइल ने ईरानी फौज के कमांडर्स को टारगेट किया। दूसरी तरफ ईरान का अटैक भी मजबूत है, वाइड स्प्रेड है, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट नहीं कर पाया। मोटी बात यह कि जब युद्ध खत्म होगा तो दोनों देशों को एहसास होगा कि उनका कितना नुकसान हुआ। आज तेहरान में ऐसे एक और साइंटिस्ट को मार दिया गया। इजराइल की पहली प्रायोरिटी यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत दूर चला जाए, कई साल पीछे हो जाए। इजराइल की दूसरी प्राथमिकता है ईरानी फौज की टॉप लाइन को तबाह करना, और वो 2 बार ऐसा कर चुका है। आज फिर इजराइल ने ईरानी फौज के कमांडर्स को टारगेट किया। दूसरी तरफ ईरान का अटैक भी मजबूत है, वाइड स्प्रेड है, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट नहीं कर पाया। मोटी बात यह कि जब युद्ध खत्म होगा तो दोनों देशों को एहसास होगा कि उनका कितना नुकसान हुआ। इजराइल के पास जिस तरह की ताकत है उससे वो ईरान को हरा सकता है, लेकिन इस युद्ध में इजराइल का इतना नुकसान हुआ है कि उसे समझने में कई साल लगेंगे। इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं कि इजराइल को हर रोज युद्ध की वजह से करीब $725 मिलियन यानी 6,300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और यह सिर्फ युद्ध का खर्चा है। यह बात इस लेवल तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा न तो नेतन्याहू को था न डोनाल्ड ट्रंप को। इसीलिए ट्रंप अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला इसीलिए 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि इजराइल और ईरान का मसला बिना जंग के सुलझ जाए तो बेहतर, तबाही रुकेगी, पैसे बचेंगे, बेगुनाह का खून नहीं बहेगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने बताया कि प्रेसिडेंट डिप्लोमेसी को एक और मौका दे रहे हैं और ईरान पर अटैक का फैसला 2 हफ्ते के लिए टाल रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ईरान पर हमले के पेंटागन के प्लान को मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया है, और अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने उन मिलिट्री बेसिस की सिक्योरिटी बढ़ा रहा है जो ईरान की मिसाइल्स की रेंज में आ सकते हैं। ईरान से सबसे करीब अमेरिकी बेस कतर का अल उदैयद है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यहां से अपने सारे फाइटर जेट्स हटा लिए हैं, मिलिट्री पर्सनल की तादाद कम कर दी है। इसके अलावा बहरीन के ईसा एयरबेस से भी अमेरिका ने अपने मिलिट्री एसेट्स को हटाया है। हालांकि ईरान को 2 हफ्ते का टाइम देने के साथ अमेरिका ने साफ कहा वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। I have a message directly from the president, and I quote, based on the fact that मेरे पास राष्ट्रपति की ओर से आपके लिए सीधा संदेश है और मैं उनके हवाले से बता रही हूं कि तथ्यों के आधार पर ये लग रहा है कि निकट भविष्य में ईरान के साथ कुछ बातचीत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसी आधार पर वो अगले 2 हफ्ते में आगे बढ़ने का फैसला लेंगे। मैं ये बात राष्ट्रपति की जुबान में आपको बता रही हूँ। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में ये फैसला लेंगे कि हमला करना है या फिर नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट और सीधा संदेश है। राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ईरान किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार तक पहुंच बनाने की छूट नहीं पा सकता। राष्ट्रपति का रुख इस बारे में बिल्कुल साफ है। और मैं याद दिला दूं कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के सामने जिस डील का प्रस्ताव रखा था वो यथार्थवादी और इन शर्तों के दायरे में है।
और यही वजह है कि राष्ट्रपति ने ईरान को ये प्रस्ताव भेजा था। within its terms. अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ईरान पर अमेरिकी अटैक का फैसला टाल दिया है, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री जल्दी से जल्दी हो जाए। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक कल रात बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री और इजरायली सेना की चीफ के साथ वाशिंगटन में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेग्सेथ और पेंटागन के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल्स की बारिश के आगे इजराइल का आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ने लगा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा कि ईरानी मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर करता है उसकी कमी होने लगी है। इजराइल को डिफेंड करने के लिए अमेरिका ने अपना पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है। इसके अलावा अमेरिकन नेवी ने ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन को ट्रैक करके हवा में ही नष्ट करने के लिए कॉम्बैट सिस्टम भी इजराइल के पास समुद्र में तैनात किया है। ये नेवल वेपन सिस्टम कंप्यूटर और रडार की मदद से मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास जितनी मिसाइल्स हैं उतने इंटरसेप्टर तो अमेरिका के पास भी नहीं है। इसीलिए या तो इस युद्ध को जल्दी समेटने के लिए अमेरिका को मैदान में उतरना होगा या फिर बातचीत से सीज फायर कराना होगा। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दम पर ईरान पर अटैक जारी रखेगा। President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous... प्रेसिडेंट ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए सबसे अच्छा होगा। मैं उनके फैसले पर विश्वास करता हूं। वो मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं, दुनिया के एक बड़े शानदार नेता हैं। वो इजराइल और यहूदी जनता के बड़े अच्छे मित्र हैं और हमें जो भी करना है वो हम करेंगे और कर रहे हैं। इजराइल का सफाया करने का जो एटमी खतरा है, हम उस परमाणु हमले के खतरे को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं और यकीनन अपने बारे में खुद फैसला करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी बहुत मजबूत है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमारा सहयोग असाधारण है। मैं उनसे रोज बात करता हूं। ईरान पर हमला करने का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति को करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका पहले ही हमारी काफी मदद कर रहा है। वो इजराइल के शहरों के आसमान की हिफाजत में सहयोग दे रहे हैं। वो थार्ड मिसाइलों की बैटरियों से मदद कर रहे हैं जो इजराइल में मौजूद हैं। उनके अजीज जहाज इजराइल के तट पर खड़े हैं और उनके पायलट हमारे पायलट्स के साथ मिलकर ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत शानदार सहयोग है। अब मैं आपको इस मामले में ईरान का पक्ष बताता हूं। ईरान ने साफ साफ कहा है कि जब तक ये जंग चलती रहेगी तब तक वो किसी भी देश से कोई बात नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, आने वाले दिनों में ईरान के हमले और तेज होंगे और तब इजराइल को समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मौजूदा हालात में जब ज़ायोनिस्ट हुकूमत के हमले जारी हैं, तब हम किसी के साथ बातचीत की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हथियारबंद सेनाएं जो जवाबी हमले दे रही हैं, वो दुश्मन के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं, जो कह रही थी कि उन्होंने हमारे ऊपर बिजली की तेजी वाले हमले किए और ईरान बहुत जल्द सरेंडर कर देगा। मैं मानता हूं कि हमारे इस पलटवार की मदद से हम देखेंगे कि आने वाले समय में इजरायली हुकूमत के हमले से दूरी बना लेंगे और युद्ध रोकने की मांग तो अभी जोर पकड़ने लगी है और ये मांग आने वाले समय में और तेज होती जाएगी। ईरान और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि वो किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन जंग को रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने बातचीत शुरू की है। आज जेनेवा में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बातचीत में यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। फ्रांस लगातार सीज फायर करके बातचीत से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की मांग कर रहा है। आज भी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बमबारी से नहीं रोका जा सकता, इसलिए बातचीत एक ही रास्ता है और इसे अपनाना चाहिए।
अब तो शायद ट्रंप भी चाहेंगे कि यूरोपीय देशों के नेगोशिएशन से कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि अगर ईरान से लड़ाई में फंसे तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस चक्कर में अगर रूस और चीन एक साथ आ गए तो मुश्किल और बढ़ सकती है। ट्रंप किसी भी हालत में ईरान को मजबूत होते देखना नहीं चाहते और इसीलिए पिछले 3 दिन से ट्रंप के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपना नफा नुकसान समझते हैं और कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वहीं ईरान को भी डर है, अगर इजराइल के साथ अमेरिका जंग में उतरा तो फिर और तबाही मचेगी। टारगेट पर ईरान की लीडरशिप होगी और फिर शायद ईरान में हुकूमत ही बदल जाए। इसीलिए आज जुमे के दिन भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई सामने नहीं आए। आमतौर पर खामेनेई तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज की इमामत करते हैं, लेकिन इजराइल ने उनको जान से मारने की खुली धमकी दी हुई है। इस वजह से खामेनेई ने आज नमाज नहीं पढ़वाई। तेहरान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद तेहरान समेत पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हुए। लोगों ने खामेनेई की तस्वीर और ईरान का झंडा लेकर प्रोटेस्ट किया। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के झंडे भी थे। प्रदर्शन करने वालों ने बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से फोन पर बात की है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका में हैं। कल व्हाइट हाउस में उन्होंने ट्रंप के साथ लंच किया था। इस लंच के बाद से आसिम मुनीर अब बड़े बड़े दावे करने लगे हैं, शेखी बघार रहे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक से जुड़े लोगों से इंटरेक्शन के दौरान आसिम मुनीर ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल वॉर में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर रहा है। एक शांत और सुरक्षित विश्व के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान सहा है। इसके बाद मुनीर ने वो बात कही जो शायद अमेरिका और ट्रंप सुनना चाहते हैं। आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के माइनिंग और मिनरल सेक्टर को अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अगर अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं। खास बात यह कि आसिम मुनीर ने इजराइल ईरान वॉर के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। मुनीर ने तो इससे पहले भारत के साथ युद्ध में जीत का भी दावा किया था। सीज फायर को लेकर भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन भारत के अटैक से पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इस बात का खुलासा वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने किया। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने एक इंटरव्यू में 2 बड़ी बातें बताई। डार ने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और शोरकेट एयरबेस को निशाना बनाया था। यह पहली बार है जब पाकिस्तान सरकार के किसी टॉप लीडर ने इंडियन अटैक को लेकर इतनी स्पेसिफिक डिटेल दी है। इशाक डार ने दूसरी बात यह कही कि इस दौरान सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने उनसे कहा था, अगर पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है तो इसकी जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को दे सकते हैं। ये वही बात है जो एस जयशंकर ने बार बार कही है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने हमसे बात करने की कोशिश की, हमने साफ कहा हम इस बारे में पाकिस्तान से बात करेंगे। इफ दे स्टॉप वी स्टॉप। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ट्रंप से मीटिंग के बाद आसिम मुनीर अपनी तारीफ करते थक नहीं रहे। आसिम मुनीर ने कल अमेरिका की पाकिस्तान एम्बेसी में बहुत सारे लोगों को बुलाया जिन्हें डिप्लोमेटिक सर्कल और थिंक टैंक का नाम दिया। उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि ट्रंप से मुलाकात हुई, क्या बात हुई। बस मुनीर इस बात की शेखी बघारते रहे कि कैसे इमरान खान ने अमेरिका के साथ रिश्तों का सत्यानाश कर दिया था और कैसे मुनीर ने सिर्फ 2 घंटे में सब कुछ ठीक कर दिया। मुनीर यह भी बता रहे थे कि उनकी प्रेसिडेंट साहब के साथ अनप्रेसिडेंटेड 1-to-1 मीटिंग हुई। लेकिन मैं आपको वो बात बताता हूं जो आसिम मुनीर छुपा गए।
इस मीटिंग में मुनीर के साथ पाकिस्तान के आईएसआई चीफ असीम मलिक भी मौजूद थे। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट के मामलों पर सबसे बड़े एडवाइजर स्टीव विटकॉफ भी थे। जाहिर है ज्यादा बात विटकॉफ ने की, ज्यादा बात ईरान को लेकर हुई। ईरान को लेकर पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर सवाल पूछे गए। ट्रंप के नेगोशिएटर ने आसिम मुनीर को इंस्ट्रक्शंस दिए और मुनीर ने यस सर कहा। अब अमेरिका ईरान को लेकर जो भी फैसला करेगा, जब भी करेगा, पाकिस्तान, उसकी फौज और आईएसआई को लाइन में खड़ा पाएगा। यही आसिम मुनीर के साथ मीटिंग का पर्पस था, जिसे ट्रंप ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया। जब ओवैसी अपने डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब गए तो वहां उन पर इस बात के लिए काफी प्रेशर बनाया गया कि भारत पाकिस्तान से बात करे। सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ ओवैसी के डेलीगेशन की 2 घंटे से ज्यादा देर बात हुई। सऊदी अरब की तरफ से बार बार पूछा गया कि भारत पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करता। ओवैसी ने एक्सप्लेन किया कि भारत ने पाकिस्तान से आतंकवाद के सवाल पर कई बार बात की है। 26/11 के हमले के बाद तो पाकिस्तान को जिंदा सबूत दिखाए गए। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। इसके अलावा जब जब आतंकवादी हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। एक बार तो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जांच के लिए भारत आने दिया गया और ओवैसी ने कहा कि मैंने तो इसका विरोध किया था। लेकिन इन सारी बातों का कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा। ओवैसी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान में फौज का कंट्रोल है तब तक इसका कोई रास्ता मिलना मुश्किल लगता है। ओवैसी ने सऊदी अरब में क्या तेवर दिखाए, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। फायदा उसका यह हुआ कि वो पाकिस्तान के उस टेररिज्म को, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, पाकिस्तान से जो पैसे जाते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, भारत का जो एक सबसे बड़ी फायदा है कि यूनाइटेड हमने बताया कि देखिए देश का मामला है। मैं खुद कहता था कि हम देश में जब जाएंगे इनके साथ हम बात भी नहीं करेंगे जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, मगर क्योंकि ये टेररिज्म का मसला है, हमारे भारत के नागरिकों को मारा गया पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर, इसीलिए हम आकर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गुड ऑफिसर्स को यूज करिए। आप FATF में पाकिस्तान को दोबारा लाने के लिए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि टेररिज्म सिर्फ भारत का मसला नहीं, टेररिज्म दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए ये बातें हमने रखी और जहां जहां हम लोग गए मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने हमारी बात को सुना, हमसे सवालात भी किए। जैसा मैंने कहा कि वो सऊदी अरब में कहा कि आप बातचीत क्यों नहीं करते, हमने बताया उनको। फिर हमने उनको बताया कि आप हाइफेनेट मत करिए हमको पाकिस्तान के साथ। हमने सऊदी अरेबिया से पूछा वहां पर कि भाई आपने उनको अभी $13 बिलियन का लोन आप देने वाले हैं, आप मॉनिटर करिए ना, उनको मॉनिटर करिए पैसे कहां जा रहे हैं, आप कैसे उनको देंगे। अगर वही पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पास जाएगा तो जाहिर है वो हमारे खिलाफ कल इस्तेमाल हो सकता है। आपकी अदालत में ओवैसी की पूरी बात आप सुन सकेंगे कल रात 10 बजे। लेकिन मैं आपको इतना कंफर्म कर सकता हूं कि इंडियन डेलीगेशन ने पाकिस्तान के खेल को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान ने हर जगह यह कहा था कि भारत ने पहलगाम हमला होने के 2 घंटे के भीतर पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया, जांच का इंतजार नहीं किया, कोई सबूत नहीं दिए। ये बात बाहर के मुल्कों को बार बार बताई गई। ओवैसी ने कहा कि हमारे डेलीगेशन ने पाकिस्तान के इस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। भारत ने दूसरे देशों को बताया कि 2 घंटे के भीतर इंडियन एजेंसीज ने उन ईमेल्स के ओरिजिन को ट्रैक कर लिया था जो पहलगाम हमले के बाद दावा करते हुए भेजे गए थे। इनमें से 2 ईमेल का ओरिजिन पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के पास निकला। यह कंफर्म होने के बाद किसी और सबूत की क्या जरूरत होती। इसके बाद ओवैसी ने बताया कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का असली इरादा भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाने का है, दंगे करवाने का है। इसीलिए आतंकवादियों ने पहलगाम में मजहब पूछकर सिर में गोली मारी, उसका वीडियो बनाया और लोगों से कहा कि जाकर मोदी को बता देना।
सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान इस देश में डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज करना चाहता है कि यहां पर फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म बढ़े। अगर हम कम्युनलिज्म को खत्म करेंगे, अगर खत्म नहीं करे, कम से कम उसको कंट्रोल करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान यहां पर डिस्टेबलाइज करना चाहता है हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ावा देकर। तो ये उनका कोशिश होगी, क्योंकि पहलगाम के बाद उनका मकसद एक ही था कि यहां पर बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो जाएं। मैं देश की जनता को सलाम करता हूं कि हाँ, थोड़े बहुत जगह पर वाकयात हुए, मगर हमने पाकिस्तान को उनके उस गंदे प्लान में कामयाब होने से रोक दिया। और इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं आता, उसका क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि उन्हें समझ लिया इन चीजों को। ओवैसी जिस डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो डेलीगेशन जिन मुल्कों में गया वो इस्लामिक देश है। वहां की सरकारों का, वहां के लोगों का पाकिस्तान के साथ एक रिश्ता है। पर ओवैसी ने बताया कि भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन की बातों का जबरदस्त असर हुआ। ओवैसी ने पाकिस्तान की फौज और आसिम मुनीर को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। उन्होंने सऊदी अरब जैसे मुल्कों को चेतावनी दी कि उनसे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालने के लिए करता है, इसलिए जब वो कर्जा दें तो उसका हिसाब भी मांगे। आपकी अदालत का ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है, वो बके जा रहे हैं। अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फलस्तीनियों पर जो हमला इजराइल करे, रुकाइए ना उसको दम रखे। इजराइल ईरान का खत्म कराइए, यूक्रेन रशिया खत्म कराइए। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे। अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार को करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 28 योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर मोदी ने बिहार को विकास के रास्ते पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेचुलेट किया, उनकी तारीफ की। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की कोशिशों से पिछले 10 साल में बिहार के करीब 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। लेकिन आरजेडी की लालटेन और कांग्रेस का पंजा फिर बिहार को उसी जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिससे यहां के लोगों को बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली है। मोदी ने कहा कि वो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को सिर्फ परिवार के विकास की फिक्र रहती है। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास।
इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उस तस्वीर की बात की जिसे लेकर लालू यादव और उनकी पार्टी विवादों में घिरी हुई है। ये तस्वीर 11 जून यानी लालू यादव के जन्मदिन की है। उस दिन लालू यादव के कुछ सपोर्टर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर आए थे और लालू यादव कुर्सी पर पैर रखकर बैठे थे। बाबा साहब की तस्वीर को सपोर्टर ने थोड़ी देर के लिए कुर्सी के बगल में यानी लालू के पैर के पास रख दिया था। उसके बाद से इसे लेकर बिहार में सियासत हो रही है। लालू यादव पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लग रहा है। आज नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। मोदी ने कहा कि बाबा साहब उनके दिल में रहते हैं, लेकिन आरजेडी के नेता उनका अपमान करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। और यहां एक बार फिर सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी के ऊपर है। वो एनडीए के सबसे इफेक्टिव कैंपेनर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इलेक्शन की कैंपेन को लीड कर सकें, और ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि नीतीश कुमार को किसी तरह प्रोटेक्ट करें, चुनाव निकाल लें। और बीजेपी के सामने एक और बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर। अब बीजेपी को यह लगने लगा है कि प्रशांत किशोर आरजेडी के बजाय कहीं उनका नुकसान ना करते। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ ने आज साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को वो अब रुकने नहीं देंगे। योगी ने आज आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 91 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे शुरू होने के आजमगढ़ से गोरखपुर का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। उद्घाटन के बाद योगी ने कहा, जिस यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उसे एक्सप्रेसवे स्टेट के नाम से पहचाना जाता है। आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, इसीलिए आज आजमगढ़ से योगी ने यादव परिवार पर निशाना साधा। योगी ने कहा, एक वक्त था जब चाचा भतीजा को पैसे दिए बिना यूपी में कोई सरकारी भर्ती नहीं होती थी। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मकसद विकास करना नहीं था, बल्कि उनका अलायंस तो डी कंपनी के साथ था। समाजवादी पार्टी और डी कंपनी मिलकर यूपी को लूट रहे थे। किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर, शिलान्यास कर दिया, अलाइनमेंट भी नहीं पता, और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया,
मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे, वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। योगी ने आरोप लगाए तो जाहिर है अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर योगी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। सच है कि उन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन उनकी सरकार चली गई, योगी सरकार ने उनका टेंडर कैंसिल किया और फिर जो एक्सप्रेसवे बनवाया वो घटिया है। अखिलेश ने कहा योगी ने जिस डी कंपनी का जिक्र किया उसका मतलब है डेवलपमेंट कंपनी। डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर, उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। जिससे लिंक हुआ है वो हाईवे किसका बनाया हुआ है? वो नेताजी की वजह से बना था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसी ने नहीं मांगा, किसी भी नेता ने नहीं मांगा, नेताजी की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए। मैंने खुद उसका अनाउंस किया था, लैंड एक्विजिशन की थी। जिस तरह योगी ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है, गुंडों और माफिया की सफाई की है, ये योगी की बड़ी ताकत बन गया है। इसीलिए योगी को जब भी मौका मिलता है वो उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना नहीं भूलते कि अखिलेश के राज में कैसे डर का माहौल था, कैसे बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, कैसे गुंडों का राज चलता था, कैसे बिना पर्ची बिना खर्ची किसी को नौकरी नहीं मिल सकती थी। और योगी अपनी बात पूरी कन्विक्शन के साथ कहते हैं तो जाहिर है अखिलेश यादव को परेशानी तो होगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा एक बार फिर टल गई है। नासा ने एक्सियोम 4 मिशन को स्थगित कर दिया है। 22 जून को शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरनी थी, लेकिन इसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। नासा का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। नासा की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में कुछ मरम्मत हुई है। नासा के इंजीनियर से देखना चाहते हैं कि स्पेस सेंटर एस्ट्रोनॉट्स के नए ग्रुप का वेट उठाने के लिए तैयार है या नहीं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की सिक्योरिटी को रिव्यू करने के बाद ही मिशन की नई तारीख तय की जाएगी। कल 11वां इंटरनेशनल योग दिवस है। देश भर के 150 ऐतिहासिक और कल्चरल साइट्स पर योग दिवस के विशेष प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में होंगे। हम आपको प्रधानमंत्री के योग की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इंडिया टीवी पर आपको योग करते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हमारी तीनों सेनाओं के जांबाज जवान इंडिया टीवी पर होंगे। योग दिवस पर इंडिया टीवी का ये स्पेशल कवरेज शुरू होगा कल सुबह 6 बजे से।